जो अपने राजनीतिक सिद्धांतों का प्रथम प्रश्न पेपर है उसके अंतर्गत जो दूसरी अध्याय है, इस अध्याय में जो अधिकारों और कर्तव्यों की बात कही गई है उसमें उत्तरदायित्व का सिद्धांत आज का अपना विषय रहेगा। और ये एक ऐसा विषय है जो केवल अपने राजनीति विज्ञान से ही संबंध नहीं रखता, बल्कि दिन और प्रतिदिन की जो शब्दावली है उसमें अपन कई बार इस शब्द का प्रयोग दिन में करते हैं कि ये मेरा उत्तरदायित्व है, ये मेरा दायित्व नहीं है, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। तो आज अपन इस शब्द की व्याख्या करेंगे कि अकाउंटेबिलिटी या उत्तरदायित्व क्या है, और इस सिद्धांत को लेकर, इस सिद्धांत की विषय वस्तु को लेकर इसकी क्या शाब्दिक व्याख्या हो सकती है, ये प्रमुख विवेच्य विषय रहेगा। तो राजनीतिक दर्शन में जिसको अपन दायित्व यानी ऑब्लिगेशन तथा उत्तरदायित्व जिसको अकाउंटेबिलिटी जैसे तकनीकी शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो सहज ही प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या ये दोनों शब्द समान है या दोनों शब्दों में किसी प्रकार का भेद है। जब कोई जिम्मेवारी या कर्तव्य व्यक्ति के द्वारा राज्य के प्रति निर्वहन किया जाए तब तो वह उत्तरदायित्व कहलाता है, किंतु जब वह राज्य द्वारा व्यक्ति के प्रति निर्वहन किया जाता है तब उसे उत्तरदायित्व कहा जाता है। यानी दायित्व का मतलब है कि व्यक्ति राज्य के प्रति किस प्रकार अपना दायित्व निभा रहा है, और उत्तरदायित्व का अर्थ है कि राज्य व्यक्ति के प्रति किस प्रकार से उत्तरदायी हो रहा है। ये सामान्य और सर्वमान्य आदर्श है कि दायित्व और उत्तरदायित्व ये दोनों परस्पर कोई विरोधी शब्द नहीं है, अपितु पूरक शब्द है। ये अपेक्षा तो उचित है, किंतु क्या आदर्श यथार्थ भी बन गया है। हम राज्य के विविध रूप, एक तंत्र कह दें, अलग तंत्र कह दें, लोकतंत्र कह दें, देख चुके हैं, और इनके साथ ही राज्य के विविध स्वरूप जिन्हें राजतंत्र, कुलीन तंत्र, धर्मतंत्र, सैन्य तंत्र, निरंकुश तंत्र, लोकतंत्र की संज्ञा देते हैं। यदि एक प्रणाली के रूप में देखा जाए तो लोकतंत्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी तंत्र में राज्य को स्पष्टतः जनता के प्रति उत्तरदायी होने की व्यवस्था नहीं है। अन्यों से भी अपेक्षाएं ऐसी की जा सकती है और की जाती रही है, किंतु इसमें राज्य के उत्तरदायित्व को निश्चित करने का न तो कोई विधान है और न कोई संविधान। आदर्श रूप में या सिद्धांत रूप में हम उसे स्वीकार भी कर लें तो ये व्यवहार में सिद्ध होता प्रतीत नहीं होता। दूसरी ओर लोकतंत्र में उत्तरदायित्व को न केवल आदर्श रूप में स्पष्ट स्वीकृति मिली है, बल्कि तमाम विसंगतियों के बाद भी बड़ी सीमा तक उसे चरितार्थ भी किया जा सका है। तो इस प्रकार लोकतंत्र के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो सर्वाधिक पाई जाती है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को ध्यान में रखते हुए उसे जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन किए जाने पर बल दिया, किंतु व्यवहार में यह शासन न तो समस्त जनता के द्वारा होता है और न ही समस्त जनता के लिए ही हो पाता है। शासन और शासित तो सभी हो ही जाते हैं, किंतु उसका कल्याणकारी शासन सब तक समान रूप से नहीं पहुंच पाता है। शासन या राज्य के उत्तरदायित्व अकाउंटेबिलिटी को 3 मानकों के आधार पर अपन रूपांकित कर सकते हैं। पहला मानक है जनता के मौलिक अधिकारों की संवैधानिकता
और उसकी व्यवहारिक स्थिति। दूसरा मानक है जनता की शासन तक पहुंच और शासन की पारदर्शिता। तीसरा मानक है शासन द्वारा जनता के लिए किए जाने वाले विकास कार्यों का कल्याणकारी स्वरूप। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अमुक राज्य रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स हैं, अकाउंटेबल स्टेट्स हैं, जो इस प्रकार के कार्यों को गति दे रहा है। किसी भी देश के संविधान में मूल या मौलिक अधिकारों का पर्याप्त प्रावधान होना उसके लिए लोक उत्तरदायी होने का प्रथम चरण है। राज्य के सर्वप्रथम यह निश्चित करना होता है कि उसकी संप्रभुता की आंतरिक सीमा किस स्तर तक मौलिक अधिकारों को अक्षुण्य रखती है। राज्य यदि अपने नागरिकों के लिए कुछ करना चाहता है तो सर्वप्रथम वह यह तय कर लें कि वह सामान्य स्थिति में जनता के सिर पर सवार नहीं रहेगा। इसी से जुड़ी दूसरी बात यह है कि राज्य इतना अशक्त भी न हो जाए कि वह जनता के पैरों तले रौंदा जाए, या बहुसंख्यक या प्रभुत्वशाली वर्ग या अल्पसंख्यक या दुर्बल वर्ग को दमित और शोषित करने लगे। उसे न्याय और कानून व्यवस्था से नियमित करने में वो सक्षम होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य स्वयं जनता तक किस सीमा तक पहुंचा है और जनता को स्वयं तक कितना पहुंचने देता है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति संभवतः इसी स्तर पर परिलक्षित होती है और इसे अन्य शासन तंत्रों से पृथक करती है। शासन की और शासन तक पहुंच के साथ अन्य 3 तथ्य भी आवश्यक होते हैं, जैसे शासन की सक्रियता, कुशलता और पारदर्शिता। इसमें अंतिम तत्व आज के समय में सर्वाधिक प्रमुख तत्व माना जाता है और इसी कारण सूचना के अधिकार को मौलिक तो नहीं बनाया गया, लेकिन उसको विधिक अधिकार अवश्य बना दिया गया है। और अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, गवर्नेंस की जो अवधारणा है वो बहुत अधिक सक्रिय हो रही है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण संकल्प या तीसरा महत्वपूर्ण घटक या तीसरा बड़ा मानक जिसको कहा जा सकता है वह है शासन के द्वारा किए जाने वाले विकास कार्य या जन कल्याण के किए जाने वाले कार्यों का निष्पादन। शासन निर्बलों और निर्धनों को आवश्यक सहायता या संबल भी नहीं उपलब्ध कराता, अपितु सक्षम और योग्यों की क्षमता को विकासार्थ प्रयुक्त करने हेतु वातावरण भी तैयार करता है। ये एक नाजुक संतुलन है जो राज्य के द्वारा किया जाता है, और राज्य के द्वारा जो ये नाजुक संतुलन है कि जो विकास कार्य करवाया जाए उसमें निर्बल से लेकर सबल सभी के रूप से समान रूप से राज्य में व्यवस्था हो तो राज्य उत्तरदायी कहलाएगा, अकाउंटेबल होगा। और अकाउंटेबल केवल निर्बल वर्ग के प्रति पे नहीं बल्कि सबल वर्ग के प्रति, तब राज्य में एक समरसता का भाव जागृत होगा। उत्तरदायित्व को राज्य की अनिवार्य व्यवस्था कह सकते हैं, तो ये एक उच्च आदर्श हैं। और उच्च आदर्श होने के साथ ही यह प्रश्न भी सहज है कि उत्तरदायित्व का सिद्धांत कब अस्तित्व में आया, यह सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था का कब से चलायमान है, राजनीतिक व्यवस्था के आंकने का ये बड़ा बैरोमीटर्स कब से स्थापित हुआ। तो अब कहा जा सकता है कि कौटिल्य के राजा के लिए इस प्रकार की व्यवस्था थी, वहीं प्लेटो के कुलीनों के लिए भी ऐसी व्यवस्था की। तो जीन जैक्स रूसो ने लोकनायकों के लिए भी इसी प्रकार के आदर्शों की बात कही, और यही जो आदर्श है जो राज्य के उत्तरदायित्व के सिद्धांत को निर्धारित करते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम उत्तरदायित्व के सिद्धांत को लागू करने का प्रयास करते हैं तो 3 बड़े क्षेत्र उसमें महत्वपूर्ण होते हैं कि अमुक राज्य कितना अकाउंटेबल है, कितना रिस्पॉन्सिबल है। तो उसमें
पहला तत्व है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, जिसमें राजा से लेकर रंक तक, निर्धन से लेकर सबल तक और जो राज्य के अंदर निवास कर रहे हैं वो कानून की दृष्टि से न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, कानून सब पर समान रूप से लागू होता है। तो उत्तरदायित्व पूर्ण राज्य वह है जिसमें विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ लागू हो। दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व उत्तरदायित्व शासन का है वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र जहाँ होता है वहाँ पर लोग जो होते हैं, लोक शक्ति जो होती है वो महत्वपूर्ण होते हैं। लोग वहाँ अपना आप के वजूद को आंकते हैं, वहीं वे राज्य में अपनी शक्ति का निर्धारण करते हैं और जो तंत्र है उसमें लोग अपने महत्व को स्पष्ट करते हैं। तो दूसरा कारण उत्तरदायित्व शासन व्यवस्था में लोकतंत्र का होना है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि उत्तरदायी शासन वहाँ होता है जहाँ लोक नियोजन हो। लोक नियोजन अर्थात राज्य द्वारा जो नियोजन किया जाए उसमें लोगों की सर्वाधिक भागीदारी होनी चाहिए, केवल नीतियों के निर्माण में नहीं, नीतियों की क्रियान्विति में, नीतियों के मूल्यांकन में, नीतियों के आकलन में, वहाँ पर लोगों की विशेष भूमिका हो। तो लोक नियोजन तीसरा बड़ा तत्व है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उत्तरदायित्व का जो अवधारणा है वो वहीं देखी जा सकती है जहाँ रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ डेमोक्रेसी हो और जहाँ पर जो प्लानिंग हो वो पीपल ओरिएंट होनी चाहिए, इन्वॉल्व ऑफ पीपल्स होनी चाहिए और ओरिएंटेशन फॉर पीपल्स होनी चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर उत्तरदायीपूर्ण शासन है। जैसा कि विधि के शासन के प्रति राजनीति विज्ञान के पितामह अरस्तु ने ठीक ही कहा था कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का ही शासन कभी सर्वश्रेष्ठ विधि के शासन से बेहतरीन नहीं होता। लोकतंत्र के समर्थन में पैट्रिक हैक जैसे विद्वान ने भी ठीक ही कहा है कि तमाम बुराइयों के बावजूद यह सर्वाधिक भलाइयों की संभावना वाला शासन है। और इसकी सबसे अच्छी बात तो यह है कि जनता शासक को उसके सामने बुरा कह सकती है, किंतु शासक जनता को उनके सामने बुरा नहीं कह सकता। लोक नियोजन को तो जब उसके सर्वाधिक प्रतिष्ठाता साम्यवाद की ही तुलना में इसके सर्वाधिक न्यून प्रयोगकर्ता पूंजीवाद ने भी बड़ी और बेहतरीन सीमा तक अपना लिया है, तो ये भी अपेक्षा नहीं रह जाती। अंततः यही कहना मैं उचित समझता हूँ कि शासन के रथ और सारथी पर बहुतों को आपत्ति हो सकती है, किंतु इसमें शायद ही किसी को आपत्ति होगी कि दायित्व और उत्तरदायित्व रूपी पहिए जैसे भी हों वे समान हो, तभी लोकतंत्र जो है वो सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा और उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित होगा।